अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा था दो लाइब्रेरी फंक्शंस को जो स्ट्रिंग के लिए हमने बाकायदा यूज़ किए थे, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग लेंथ का। अब हम लोग थर्ड फंक्शन देख रहे हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेट के नाम से। ये फंक्शन कनकैटिनेट करता है सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसमें हेलो सेव हुआ हुआ है और एक स्ट्रिंग है उसमें वर्ल्ड सेव हुआ हुआ है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग कनकैटिनेट फंक्शन। अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो आपने एक सोर्स स्ट्रिंग बनाई है, इनिशियलाइज़ की, जिसमें आपने फोक्स को सेव करवाया, और एक आपने टारगेट इनिशियलाइज़ की जिसमें आपने हेलो को सेव करवाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोर्स स्ट्रिंग को आपने इनिशियलाइज़ किया है लेकिन आपने डायमेंशन मेंशन नहीं की, और हेलो स्ट्रिंग में आपने डायमेंशन मेंशन की है। तो दोनों तरीक़ों से आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। फिर आपने स्ट्रिंग कैट का फंक्शन यूज़ किया है जिसमें आप टारगेट स्ट्रिंग को पहले रखते हैं और सोर्स स्ट्रिंग को बाद में रखते हैं। तो सोर्स स्ट्रिंग बाद में जाके टारगेट स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट हो जाती है। तो जब आप दोबारा से प्रिंट करवाएंगे तो सोर्स स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टारगेट स्ट्रिंग के अंदर सोर्स स्ट्रिंग जाके कनकैटिनेट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सोर्स स्ट्रिंग फोक्स ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो आपकी टारगेट स्ट्रिंग है वो चेंज होके हेलो से हेलो फोक्स हो गई है। तो कनकैटिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आप आपस में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। दिस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। तो आप इसके फंक्शन में दो स्ट्रिंग्स देंगे और वो आपस में उसको कंपेयर करवाएगा और आपको बताएगा कि वो आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं है। ये किस तरह से कंपैरिजन करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन करता है। यहाँ तक कि जिस कैरेक्टर में जाके मिसमैच आता है तो ये उन दोनों के एसकी कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करता है और फिर आपको बताता है कि वेदर दे आर सेम और नॉट। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल होंगी तो स्ट्रिंग कंपैरिजन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0, और अगर दोनों सेम नहीं होंगी तो ये दोनों के जिस पॉइंट पर जाकर दोनों कैरेक्टर्स आपस में डिफरेंट होंगे उनके एस की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा। इफ़ दे आर ग्रेटर देन 0 तो इट रिजल्ट्स 1, एल्स इट रिजल्ट्स -1। किस तरह से ये वर्क करता है यहाँ पर हम देखते हैं। आपने दो स्ट्रिंग्स इनिशियलाइज़ किए हैं, फर्स्ट वन इज़ जेरी एंड सेकेंड वन इज़ फेरी। आपने 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर लिए आई जे के। अब आप स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन यूज़ करें और आपने फर्स्ट इनपुट दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और सेकेंड इनपुट दिया है आपने जेरी। तो आप स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करवा रहे हैं जेरी के साथ। स्ट्रिंग 1 के अंदर भी जेरी सेव है, तो जेरी को जब जेरी से कंपेयर करवाएगा और दोनों क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0। तो आई में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकेंड 1 में क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ कंपेयर कर रहा है। तो अगर आप देखें तो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, और क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन करवाता है तो जैसे ही ये जे को एफ के साथ कंपेयर करेगा तो कैसे कंपेयर करेगा कि जे की एस की वैल्यू होती है 74 और एफ की होती है 70। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट में आपको क्या मिला 4, और 4 चूंकि 0 से बड़ा है तो उसका रिजल्ट दे देगा ये 1। अगर ये 0 से छोटा होता तो ये रिजल्ट देता आपको -1। क्योंकि 4 0 से बड़ा है तो इसने जे के अंदर क्या सेव करवा दिया, +1। अब सेकेंड केस देखें, अगर स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करवा रहे हैं जेरी बॉय के साथ। स्ट्रिंग 1 में आपको मिलेगा जेरी, तो फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करवाया, रिजल्ट सेम, आइडेंटिकल हैं दोनों। ई और ई को कंपेयर करवाया, आइडेंटिकल। यहाँ तक कि वाई को वाई से कंपेयर करवाया, आइडेंटिकल है। हमें पता है हर स्ट्रिंग एंड होती है एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के ऊपर, डेट इज \0। तो \0 को जब ये कंपेयर करवाएगा स्पेस के साथ तो \0 का एस की वैल्यू होती है 0 और स्पेस का एस की कैरेक्टर होता है आपके पास 32। तो 0 को जब 32 में से माइनस करेगा तो आपको रिजल्ट मिलता है -32। 0 - 32 इज इक्वल्स टू -32। तो -32 इज लेस देन 0, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा -1। अब हम आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आई में आपको मिलेगा 0, जे में आपको मिलेगा +1 और के में आपको मिलेगा -1। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वन में आपको 0 मिल गया और सेकेंड में आपको +1 और थर्ड में आपको मिल गया -1। तो इसके मेनली 3 आउटपुट होंगे, 0, +1 एंड -1। अब तक हमने 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स।
यहाँ पर हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आप यूज़र से इनपुट लेंगे अपना नाम, और आपने ऑलरेडी एक लिस्ट नामों की अपने पास सेव करवाई हुई है। तो वो क्या करेगा, उस नाम को उस लिस्ट में से चेक करेगा, अगर वो नाम आपको लिस्ट में मिल जाएगा तो ये आपको बता देगा कि आप एंटर हो सकते हैं किसी भी जगह पे, नहीं तो अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपकी एंट्री वहाँ पर अलाउड नहीं होगी। ये है आपका मेन प्रोग्राम, इसमें आपकी एक मास्टर लिस्ट है, ठीक है। ये आपकी असल में वो 2D एरे। तो यहाँ पर आपने इसकी रॉ और कॉलम्स इनिशियलाइज़ किए हुए हैं। आपने इसके अंदर 6 नाम सेव करवाए, तो आपने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 6 के साथ। और नाम में मैक्सिमम कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपने लिमिट रख दी 10 की, तो आपने कॉलम्स इसके सेट कर दिए 10। तो 6/10 की एक आपने 2D एरे बना ली। ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है क्योंकि इसके अंदर आपने नाम सेव करवाए, तो आपने इसके अंदर 6 नेम सेव करवा दिए। फिर आपने आई, फ्लैग और ए के नाम से 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए, और एक आपने योर नेम के नाम से एक 1D एरे यहाँ पर बना ली। तो जब आप यूज़र से प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर योर नेम, तो वो जो भी नेम एंटर करेगा वो आपके पास योर नेम वाली स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाएगा। आपने फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और एक आपने लूप चला लिया। ये लूप जो भी आपने नाम एंटर किया होगा उसको बारी बारी तमाम रॉज से कंपेयर करेगा, और अगर कोई नाम मैच हो जाता है तो प्रिंट हो जाएगा कि वेलकम यू कैन एंटर द प्लेस, और अगर आपका नाम मैच नहीं होता, लिस्ट में नहीं होगा, तो प्रिंट हो जाएगा सॉरी यू आर नॉट अलाउड। तो आपने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर आपने क्या कर दी, जो अपनी मास्टर लिस्ट है यहाँ पर उसके एड्रेस दे दिए आपने कि फर्स्ट पे आप देंगे, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो सबसे पहले पहला नाम आ जाएगा इधर, जब फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो सेकंड नाम आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी थर्ड नाम आ जाएगा। और हर एरे की हर रो को आप कंपेयर करवा रहे हैं उस नाम के साथ जो आपने एंटर किया। तो लूप में ये बारी बारी हर रॉ के साथ आपके नाम को कंपेयर करवाता रहेगा, और रिजल्ट में आपको क्या देगा, अगर आप नाम आइडेंटिकल हो जाता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन अगर 0 रिटर्न करता है तो उसका मतलब है कि नेम मैच हो गया है। तो क्या हो जाएगा, अगर नेम मैच हो जाता है ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वेलकम यू कैन एंटर द प्लेस, और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक का मतलब है आपका नेम मैच हो गया है, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और इन केस अगर आपका नाम मैच नहीं होता तो ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो आपका लूप वैसे ही चेक करके खुद ख़त्म हो जाएगा और आप लूप से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू जो आपने इनिशियली 0 रखी थी वो 0 ही है, वो चेंज नहीं हुई। तो जब वो चेंज नहीं हुई तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं था, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन थी 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स की, जहाँ पर आपने अब तक 1D में सिर्फ एक नाम सेव करवा रहे थे, 2D के अंदर आप एक से ज़्यादा नेम्स को सेव करवा सकते हैं। अच्छा, 2D एरे को अगर हम पीछे मेमोरी में देखें किस तरीके से मेमोरी में ये सेव हो रहा होता है, तो ये आपकी सारी रॉज हैं और ये आपके सारे कॉलम्स हैं। आपका जो फर्स्ट नेम है वो सेव होता है और एंड में एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर सेव हो जाता है। तो आपने क्योंकि 10 बाइट्स सेट किए हुए थे कॉलम्स में, 10 कॉलम्स आपने सेट किए हुए हैं, तो ये 10 बाइट्स लेगा, और 54 के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, नेक्स्ट रॉ का एड्रेस होगा वो 64 से स्टार्ट होगा, फिर 10 बाइट्स होंगे, उसके बाद 74। इस तरीके से हर रॉ ने 10 बाइट्स कंज्यूम किए हुए, या हर नेम को आपने 10 बाइट्स में सेव करवाया हुआ है। और आपका जो लास्ट लोकेशन होगी वो होगी 65513। ये जो एड्रेसेस मेंशन है यहाँ पर, ये हर नेम के या हर रॉ के बेस एड्रेसेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ बाइट्स आपके यहाँ पर यूज़ नहीं हुए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका नाम 10 कैरेक्टर्स का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपके 10 से लेस है तो फिर आपके कुछ बाइट्स यहाँ पर कंज्यूम नहीं हुए, तो एक तरह से ये आपकी कुछ बाइट्स मेमोरी के यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। तो जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, अक्षय कंज्यूम 7 बाइट्स, तो आपकी 3 बाइट्स यहाँ पर वेस्ट होगा। इस तरीके से बाकी नेम्स में भी तकरीबन सारे अगर हम बाइट्स कैलकुलेट करें तो 19 बाइट्स यहाँ पर आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा नेम्स होंगे आपका वेस्ट भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे बाइट्स वेस्ट हो रहे हैं मैं इन वेस्टेज को अवॉइड कर सकूं, तो उसका एक ऑप्शन होता है और उसके लिए आप यूज़ करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स। बजाय इसके कि आप एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाएं, आपके एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाएं, आप एरे ऑफ पॉइंटर्स बना लेते हैं। आपको पॉइंटर वेरिएबल का पता है कि इट ऑलवेज कंटेन्स एन एड्रेस। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या होगा, एक पूरी एरे होगी और उसके अंदर तमाम एड्रेसेस सेव होंगी। किस तरीके से आपने इसको इनिशियलाइज़ करना है, यहाँ पर बस आपने जब इनिशियलाइज़ करेंगे अपनी 2D एरे को, तो यहाँ पर आपने साथ में एस्टेरिक लगा देना, जिससे पता चल जाएगा इट इज़ एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू द स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल द नेम अक्षय इज स्टोर्ड
एट द एड्रेस 182, तो उसका जो एड्रेस है वो आपकी इस एरे ऑफ पॉइंटर्स में सेव हो गया 182। सेकेंड आपका 195 पर है तो वो 195 यहाँ पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट वन जिस भी एड्रेस पर है तो वो सारे एड्रेसेस आपके यहाँ पर सेव हो गए और इस एरे को आपने नाम रख दिया नेम्स का। इससे पता चल रहा है कि ये एक ऐसी एरे है जिसके अंदर क्या है, सारे एड्रेसेस सेव हैं, तो इसीलिए आपने इसको एरे ऑफ पॉइंटर्स कहा है। और ख़ुद ये एरे भी मेमोरी में कोई जगह कंज्यूम कर रही होगी और वो किस एड्रेस पर सेव है वो एड्रेसेस यहाँ पर मेंशन है। तो लास्ट जो आपकी एग्जांपल थी यहाँ पर इसने टोटल 60 बाइट्स कंज्यूम किए थे। 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 कॉलम्स एंड 6 रोज, टोटल आपके 60 बाइट्स कंज्यूम हुए थे। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपके पास जो बाइट्स वेस्ट हो रहे थे वो अब यहाँ पर वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि वो 19 बाइट्स आपके यहाँ पर सेव हो गए। तो ये मेथड एक्चुअली उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो गया कि आपने अपनी मेमोरी को यहाँ पर सेव कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो एक एक्स्ट्रा एरे जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, वो क्या हो रहा है, उस एरे में आप एड्रेसेस सेव करवा रहे हैं। तो वो जो बाइट्स आपने सेव किए थे वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरी मेमोरी जो वहाँ पर एक्स्ट्रा बाइट्स वेस्ट हो रहे थे वो यहाँ पर एड्रेसेस को सेव करने में यूज़ हो रहे हैं। तो एक्चुअली आपके बाइट्स सेव नहीं हो सके इस मेथड से। तो फिर क्या वजह है कि आप वो वाला मेथड ना यूज़ करें बल्कि एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएं? तो उसके दो रीजंस होते हैं। ये मेथड एक तो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, फर्स्ट एड्रेस पर जहाँ पर फर्स्ट आपका नेम सेव होगा, तो सेकंड उसके बिल्कुल ही उसके फ़ौरन बाद आपको नेक्स्ट नेम मिल जाएगा। आगे आपकी कोई बाइट्स यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रही होंगी। तो ये एक एफिशिएंट यूजेज ऑफ मेमोरी हो गया। और सेकंड ये कि आपको स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन भी आसान हो जाएगी, यानी कि फिर आपको बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे भी हैं जो आप इन पर परफॉर्म करवा सकते हैं जो पिछले वाले केस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते थे। दिस वन मेथड इज़ मोर प्रेफरेबल देन द प्रीवियस वन। अब ये है आपके पास एक प्रोग्राम है, जहाँ इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है कि आपने क्या किया है, एक आपने 2D एरे बनाई हुई है कैरेक्टर्स की और उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। तो आपका फंक्शन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने दो नेम्स को आपस में एक्सचेंज करवाना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों मेथड्स ट्राई करेंगे। पहले फर्स्ट वन जिसमें आप डायरेक्ट आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और सेकेंड वन जिसमें आप पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है या जिसका प्रोग्राम ज़्यादा ईजी और स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन किस मेथड में आसान हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई एक 2D एरे ऑफ कैरेक्टर जिसमें आपके नाम सेव हैं। यहाँ पर आपने रोज इनिशियलाइज़ नहीं किए, लेकिन कॉलम्स इनिशियलाइज़ करना लाजमी होता है। आपने 10 बाइट्स मैक्सिमम रख दिए कि हर नाम मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है। फिर आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया इंटीजर टाइप का और एक आपने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया टी के नाम से। और आपने क्या किया, पहले आपने प्रिंट करवा दिया कि ओरिजिनली मेरे पास नेम्स 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स के ऊपर 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर आपके पास क्या है, हैरी सेव है और थर्ड इंडेक्स के ऊपर हेनरी सेव है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इन दोनों को एक्सचेंज करवाएंगे तो दोनों की पोजीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सेकंड पर आपको हेनरी मिलेगा और थर्ड पर आपको हैरी मिलेगा। तो ये हमें करना है। तो आपने पहले ओरिजिनल पोजीशंस प्रिंट करवा दी, उसके बाद आपका लूप स्टार्ट होता है। ये लूप चलेगा 9 अप्रॉक्सीमेटली 0 to 9 10 टाइम्स आपका लूप चलेगा। और क्या होगा इधर, ये यहाँ पर नेम्स 2 फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू इस वक्त 1 थी, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दोनों की पोजीशंस को एक्सचेंज करेगा। फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सचेंज करेगा, फिर देन सेकंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को। तो मैक्सिमम क्योंकि आपने 10 रिजर्व की हुई है स्पेसिस, तो 10 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर उनको आपस में क्या करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा। तो इनिशियली अगर आप देखें तो टी एक वेरिएबल है जो सिर्फ एक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। तो टी के अंदर आपने क्या सेव करवा दिया, सेकेंड इंडेक्स के ऊपर, सेकेंड रॉ के ऊपर जो भी नेम की वैल्यू थी i = 0, तो 2 0 का मतलब है इस वक्त ये एक्सेस कर रहा है h को, इसने h की वैल्यू को t के अंदर सेव करवा दिया, ठीक है। और फिर 3 0 पर जाके जो h है उसको उसने सेव करवा दिया नेम्स 2 के अंदर। और फिर नेम्स 3 के अंदर जो t में जो भी वैल्यू सेव थी वो वापस से यहाँ पर सेव हो गई। तो लास्ट टाइम हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करवाया जाता है। तो यहाँ पर भी स्वैपिंग ही हो रही है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आप पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को बारी बारी एक्सचेंज करवा रहे हैं। अब जब आपका लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा, i = 1 पे जाएगा, तो ये 2 1 को एक्सेस करेगा। 2 1 पर आपके पास a है, a को t में सेव करवाया इसने, और 2 को अंदर उसने अपडेट करवा दिया 3 के सेकेंड इंडेक्स को। तो 2 पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर e, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e, और फिर 3 के अंदर इसने t के अंदर जो वैल्यू ऐड की हुई थी a, वापस से 3 के अंदर आ जाएगी। तो ये असल में स्वैपिंग हो रही है यहाँ पर, और
एच आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ए ई आपस में रिप्लेस हो गए, आर एन आपस में रिप्लेस हो गए, तो ये सारे कैरेक्टर्स आपस में रिप्लेस हो जाएंगे और फिर आपका लूप एंड हो जाएगा। तो जब आप दोबारा से इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नेम्स 20 पर पहले हैरी था, अब यहाँ पर आपको हेनरी मिलेगा, और नेम्स 30 पर आपको क्या मिलेगा, हैरी मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ओरिजिनल क्या था आपके पास, हैरी हेनरी, और न्यू आपकी जो पोजीशन आ गई है वो हेनरी हैरी हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक लिस्ट में से दो नामों को आपस में एक्सचेंज करवा लिए, ठीक है। अब सेम यही काम हम करेंगे यूजिंग पॉइंटर्स। अब आपने क्या किया, जो आपने नेम्स की लिस्ट थी उसको आपने स्टैरिक से इनिशियलाइज करवाया क्योंकि ये पॉइंटर्स है, और उसके बाद आपने एक जो वेरिएबल बनाया टेम्प के नाम से उसको भी आपने पॉइंटर बना दिया, ठीक है। ओरिजिनल नेम्स आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, नेम्स 2 यहाँ पर आपको कॉलम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बता दिया 2, तो सेकंड पे हैरी और थर्ड पे हेनरी। अब आपने बजाय इसके लूप चलाएं, आपने डायरेक्ट टेम्प में क्या सेव करवा दिया, नेम्स 2 को टेम्प में सेव करवाया और नेम्स 2 को अपडेट कर दिया नेम्स 3 के साथ, और फिर नेम्स 3 में टेम्प में जो वैल्यू थी वो आपने नेम्स 3 में डाल दी और आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देंगे। तो इसका आप यहाँ पर एडवांटेज देख सकते हैं। पॉइंटर्स का क्या एडवांटेज हुआ आपके पास कि आपको लूप लगाने की और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट आपने क्या किया, एड्रेसेस, बेस एड्रेसेस से क्या कर दिए, दोनों के रिप्लेस करवा दिए। तो ये एडवांटेज है आपका पॉइंटर्स यूज़ करने का, बजाय इसके कि आप क्या करें, स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली एक्सेस करें, ठीक है। So from the point of view of efficient memory usage and ease of programming, an array of pointers to string definitely scores over a 2-dimensional character array. तो 2-dimensional character array के ऊपर आपको array of pointers का एडवांटेज नज़र आ गया कि मेमोरी यूजेज भी एफिशिएंटली यूज़ होती हैं और प्रोग्रामिंग भी आपकी यहाँ पर आसान हो जाती है। और ज़्यादातर जो है आप array of pointers को ही यूज़ किया करते हैं, बजाय इसके कि आप 2D array of characters को यूज़ करें। अब array of pointers की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन देख लेते हैं। जब आप 2D एरे यूज़ कर रहे थे तो आपके पास लिबर्टी होती है कि चाहे आप स्ट्रिंग्स को प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर लें या फिर आप यूज़र से इनपुट ले लें यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप एरे ऑफ पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं तब आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती, बल्कि आपको पहले से ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। आप यूजिंग स्कैनफ ये काम नहीं कर सकते। जैसे अगर लास्ट प्रोग्राम में देखें, यहाँ पर हमने पॉइंटर्स यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर आपने पहले से ही पूरी लिस्ट इनिशियलाइज की थी, यूज़र से आपने यहाँ पर इनपुट नहीं लिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पॉइंटर्स को ही यूज़ करें लेकिन यूज़र से इनपुट भी ले सकें, जैसे अगर आप ये पहले प्रोग्राम देख लें, तो यहाँ पर आपने जब पॉइंटर्स यूज़ किए तो आपने क्या किया, नेम्स का एक पॉइंटर बना दिया, और जब आप लूप चलाएंगे तो आप उसी के अंदर जो आपने ऑलरेडी आपने इनिशियलाइज जब हम करते हैं और वैल्यू नहीं देते तो वो उसको गार्बेज वैल्यू कंसिडर करता है। तो इसमें ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू है, तो गार्बेज वैल्यू के अंदर आप अपने नेम्स एंटर नहीं करवा सकते, ठीक है। कोई गार्बेज वैल्यू, कोई एड्रेस है भी कि नहीं, उसका ना क्या गार्बेज वैल्यू तक सेव हुई है, तो ये प्रोग्राम आपका सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपके ऊपर ये मस्ट है कि आपने स्कैनफ को ही यूज़ करना है और आपने पॉइंटर्स यूज़ करने हैं, तो इसके लिए एक और तरीका होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन मैलेक, ठीक है। मैलेक फंक्शन का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेट। इस फंक्शन की जो आपको डेफिनेशन या प्रोटोटाइप मिलेगी वो stdlib फंक्शन में मिलेगी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी इसके लिए। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल एरे ऑफ पॉइंटर्स इनिशियलाइज की यहाँ पर, और उसका नाम दे दिया आपने नेम्स, और आपने एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी n, ठीक है, और उसके आपने डायमेंशन सेट कर दी 50। फिर आपने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए, लेंथ और आई के नाम से, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया आपने p। अब आपका लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये चलेगा 5 तक, यानी कि 6 टाइम्स ये लूप चलेगा। आप 6 एंट्री ले रहे हैं यूज़र से, और प्रिंट करवाया आपने एंटर नेम, तो उसने जो भी नेम एंटर किया आपने वो नेम कहाँ पर सेव करवा दिया, n के अंदर सेव करवा दिया। n क्या थी आपकी 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स थी या फिर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर आपने वो नेम सेव करवा दिया। फिर आपने स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि ये आपका जो फंक्शन है इसको यूज़ करते हुए आपने उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की और लेंथ के अंदर सेव हो गई। जो भी उस वक्त फर्स्ट टाइम जो भी नेम एंटर हुआ उसकी आपने लेंथ कैलकुलेट की और लेंथ के अंदर सेव करवा दी।
अब हमें पता है कि जो लेंथ कैलकुलेट करता है वो तो उसमें /0 एंड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स की लेंथ नहीं होती, उसको काउंट नहीं करते, तो हमें तो /0 को भी सेव करवाना होता है। तो आपने क्या किया, मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है और आपने इसका जो इनपुट दिया है वो आपने इनपुट दिया है लेंथ +1, ताकि आप /0 के लिए भी जगह रिजर्व करवा सकें। और फिर उसके बाद आपने यूज़ किया है एक यहाँ पर कैरेक्टर और एस्टेरिक। ये क्यों यूज़ करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि मेमोरी एलोकेशन करता क्या है। मेमोरी एलोकेशन हैज़ बीन डन यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्ड मैलक। इस फंक्शन का इनपुट क्या होता है कि आपने मेमोरी में कितनी बाइट्स एलोकेट करवानी है। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, मेमोरी में कुछ बाइट्स एलोकेट करवा रहे हैं, तो इस फंक्शन को आपने इनपुट में बताना होता है आपको कितनी बाइट्स एलोकेट करवानी है। और ये फंक्शन फिर रिटर्न करता है बेस एड्रेस ऑफ द चंक ऑफ द मेमोरी डेट इट एलोकेट्स, यानी कि जितनी भी इसने मेमोरी एलोकेट कर ली है, आपने जितने बाइट्स दिए हैं तो उसने वहाँ पर मेमोरी में वो जगह अपने लिए एलोकेट कर ली और उसका बेस एड्रेस ये आपको रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब जो ये बेस एड्रेस रिटर्न करता है तो उसका जो टाइप होती है वॉइड होती है, कोई टाइप सेट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर स्ट्रिंग सेव करवाने हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी टाइप को चेंज करेंगे वॉइड से। तो उसके लिए आपने यहाँ पर कैरेक्टर CHAR और एस्टेरिक यूज़ किया है। ये प्रोसेस कहलाता है टाइप कास्टिंग का, यानी कि आपने उस मेमोरी की जो उसने एलोकेट की है उसकी टाइप को आपने चेंज करवा दिया वॉइड से कैरेक्टर में। तो ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे क्या किया इसने, असल में आपने जो भी स्ट्रिंग एंटर की, फॉर एग्जांपल आपने 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग एंटर की तो उसके 5 बाइट्स बने, तो इसने क्या किया, 5 में +1 किया 6 और उसकी टाइप चेंज की कैरेक्टर, और उसने उतनी स्पेस मेमोरी में एलोकेट कर दी और उसका बेस एड्रेस रिटर्न कर दिया P के अंदर। तो P आपका क्या था, पॉइंटर वेरिएबल था और उसके अंदर आपको क्या मिल गया, बेस एड्रेस। अब ये क्या करेगा, उस बेस एड्रेस को जो आपका n था उसको कॉपी करवा दिया इसने क्या, P के अंदर। n जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर किया उसको जाके इसने कॉपी करवा दिया P के अंदर। P में ऑलरेडी नई मेमोरी थी जिसका आपने बेस एड्रेस P में रखा हुआ था। तो आपने जो भी नंबर नेम एंटर किया वो वहाँ जाके क्या हो गया, कॉपी हो गया। और P को आपने सेव करवा दिया नेम्स की फर्स्ट पोजीशन पे। I इस वक्त 0 है, तो नेम आपने पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर बनाया था, तो उसके जो 0 एड्रेस के ऊपर जाके 0 रो के ऊपर जाके इसने क्या किया, उसको सेव करवा दिया। तो आपका पहला नाम जो है वो पहले नाम का एड्रेस यहाँ पर क्या हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। फिर से आपके I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, I की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने फिर एक और नेम लिया, उस नेम को भी इसी तरीके से इसने क्या किया, पहले n में लिया, फिर n की लेंथ कैलकुलेट की कि आपने कितनी लेंथ का नाम एंटर किया है, उसको कितने बाइट्स रिजर्व करने, फिर उसमें इसने +1 करेगा और फिर वापस से इसके नई मेमोरी एलोकेट होगी और फिर उस स्ट्रिंग को कॉपी करवाएगा ये B के अंदर और फिर P के अंदर, और फिर P के जो भी एड्रेस बनाए उसके बेस एड्रेस को ही सेव करवा देगा नेम्स 0 के बाद अब 1 के अंदर। तो इसी तरीके से आप इसमें 6 नेम्स एंटर करेंगे, वो सारे के सारे नेम्स के जो एड्रेसेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो नाम सेव करवाएं क्या वो वाकई उनके बेस एड्रेसेस सेव हो गए। तो यहाँ पर आपने दोबारा से लूप चलाया 0 से 5 तक, और अब आपने क्या किया, डायरेक्ट अब आप n और p को एक्सेस नहीं करें, बल्कि आपको पता है कि इसके पास डायरेक्टली उसके एड्रेसेस मौजूद हैं, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, नेम्स को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से आपने, अगर आपके पास आपको ज़रूरी हो कि आपने scanf भी यूज़ करना है और आपने एरे ऑफ पॉइंटर्स भी यूज़ करने हैं, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मैलक का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैलक करता क्या है, मैलक जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसी वक्त मेमोरी एलोकेट करता है और वहाँ पर आपको जितने बाइट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको रिटर्न, उसका बेस एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं। अब इसने नाम पूछा है तो ये आपसे 6 नेम्स मांगेगा। तो जो आपने 5 नेम्स एंटर किए थे वो सारे, उन सारों के बेस एड्रेसेस जो हैं वो आपको नेम्स वाले पॉइंटर में मिल जाएंगे, और उसने एंड में उसको क्या किया, नेम्स को एक्सेस करके इसने प्रिंट भी करवा दिया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था यूज़ ऑफ मैलक फंक्शन, किस तरीके से ये काम करता है, इसका इनपुट क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने, ठीक है।
और यहाँ पर सेकंड जो मेन प्रोसेस हो रहा था वो टाइप कास्टिंग का, कि आपको किसी भी मेमोरी की स्पेस की टाइप चेंज करनी हो तो आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या किया है, टाइप किस टाइप में कन्वर्ट करना है आपने वो टाइप बतानी है और आपने आगे स्टेरिक लगा दी। अब आपको पता है ये हमने काम किया है, मेमोरी एलोकेट की है यूजिंग मैलेक फंक्शन। यही काम आप एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। एरे में भी क्या होता है, आप एरे को इनिशियलाइज करवाते हैं तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ स्पेस एलोकेट कर देती है मेमोरी में। लेकिन वो काम हमने यहाँ क्यों नहीं किया, तो जब आप मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो आपको उसी वक्त एरे का साइज़ बताना होता है। जब आप एरे बता रहे होते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, आपको उसकी डायमेंशन भी बतानी होती है कि आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हैं। तो ये काम आप जो है जब आप प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि आपको नहीं पता यूज़र क्या नाम एंटर करेगा और उसकी साइज़ क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये चीज़ आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं पता होता कि यूज़र कितनी डायमेंशन का नेम एंटर करेगा। तो ये काम हम एरे में नहीं कर सकते। एरे में तो आपको फिक्स साइज़ स्टार्ट में ही बताना पड़ता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैलेक फंक्शन यूज़ किया है। तो मैलेक क्या करता है, मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जबकि एरे क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट में ही डायमेंशन फिक्स उसको बतानी पड़ती है। तो जब आपने मेमोरी एलोकेट कर ली थी तो फिर आपने क्या किया था, अपने स्ट्रिंग के एड्रेसेस को वहाँ पर पेस्ट करवा दिया था। अच्छा, इस पूरा सॉल्यूशन को जो आपने मेमोरी एलोकेशन के थ्रू किया है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ही आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप यूज़र ऑलरेडी डिफाइंड हो आपके पास मेमोरी में। तो ये काम थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस सफ़र करेगी, लेकिन उसके अलावा दिस मेथड इज़ एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर स्ट्रिंग का ख़त्म हो गया है। इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय \0 इन टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। Being an array, all the characters of a string are stored in the contiguous memory location। सारे के सारे कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग के ऊपर आप सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो हमने पढ़े थे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट एंड स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आप उनको खुद से स्टडी कर सकते हैं, उनके यूजेज क्या है, उनका इनपुट क्या होता है, उनका आउटपुट क्या होता है। इसके अलावा आपने ये देख लिया कि आप 2D एरे को भी यूज़ कर सकते हैं। 2D एरे में आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकते हैं, और या फिर आप इस मेथड को यूज़ करें या फिर आप एरे ऑफ पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर्स का मेथड प्रेफरेबल है क्योंकि लेस स्पेस लेता है और एफिशिएंट भी है। और लास्ट में हमने मैलेक फंक्शन देखा। मैलेक फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट कर सकते हैं ऑन द फ्लाई, मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।